अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम सी एस 101 की लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का मॉड्यूल नंबर 111 टू 114 डिस्कस करेंगे। और ये आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो मॉड्यूल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो साथ साथ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, तो उनको फिर आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फर्स्ट MCQ है, द स्टेटमेंट इन अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज डिड नॉट रेफर टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो किसको रेफर नहीं होती, एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। MCQs इसी से ही आ सकता है आपको। अ प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज could theoretically be used on any machine simply by applying the appropriate compiler। यानी वो प्रोग्राम जो थर्ड लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, वो थ्योरिटिकली, ये वर्ड आपने याद रखना है कि थ्योरिटिकली वो यूज़ हो सकता है किसी भी मशीन के साथ जो है वो कंपाइलर लगाकर। ठीक है, कंपाइलर को कनेक्ट करके यूज़ हो सकता है। थर्ड लैंग्वेज की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डैश इज डिजाइन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरलाइंग मशीन आर समटाइम्स रिफ्लेक्टेड एज कंडीशन ऑन द लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेटेड व्हेन अ कंपाइलर इज डिजाइंड। ये मेन चीज़ आप लोगों की याद रखने वाली है। Particular characteristics of the underlying machine are sometimes reflected as condition on the language being translated। इससे रिलेटेड MCQs आपको पास्ट क्विज में आया हुआ है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्चुअल MCQs बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, टू मूव अ प्रोग्राम फ्रॉम वन मशीन टू अनदर नीड्स माइनर मॉडिफिकेशन। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। मॉडिफिकेशन का वर्ड मैंने बोल्ड कर दिया है, माइंड में रखिएगा। American National Standard and the International Organization for Standardization have adopted and published standards for many of the popular languages। ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। और यहाँ पे ये आपने जो बोल्ड किए हैं इनको याद रखना है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैव अडॉप्टेड एंड पब्लिश स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर मेनी ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस। ये ज़्यादातर इसमें आपकी स्टेटमेंट ही बन रही थी। अब MCQs देखिए वो किस तरह से आपको कॉन्सेप्शुअल बनाकर देते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट चलते हैं, कंपाइलर डिजाइनर्स प्रोवाइड फीचर्स कॉल्ड डैश दैट आर नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कंपाइलर डिजाइनर्स कौन से फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज एक्सटेंशंस के, लेकिन ये किसका पार्ट नहीं है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये भी आपने याद रखना है। हो सकता है कि वो आपको लैंग्वेज एक्सटेंशन दे के पूछ ले कि ये किसका पार्ट नहीं है। ठीक है, या ये एज इट इज़ भी आपको MCQ आ सकता है किसी भी तरह से। तो आप लोग MCQs की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया करें। और शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी ले लीजिए, क्योंकि मैं जस्ट आपको लाइट सा ब्रीफ कर देती हूँ। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग लाजमी लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जितने ज़्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना अच्छे से आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका 112, imperative paradigm। Different ways or styles in which a given program or programming language can be organized, इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट ही ये आंसर लिख दिए और ये इसकी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की डेफिनेशन भी है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज अ मिसनोमर। ये आपने याद रखना है। द इम्पेरेटिव पैराडाइम ऑल्सो नोन एज। अब इम्पेरेटिव पैराडाइम को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजनल पैराडाइम भी कहते हैं। और आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो इम्पेरेटिव पैराडाइम होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। ठीक है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, तो आपने ये दोनों माइंड में रखनी है। इम्पेरेटिव paradigm is also known as procedural paradigm and represent the traditional approach। दोनों आपने माइंड में रखने हैं। The programming process to the development of a sequence of commands that when followed manipulate data to produce the desired result। ये भी आपकी imperative paradigm से related जो है वो स्टेटमेंट है। द प्रोग्रामिंग प्रोसेस टू द डेवलप ऑफ अ सीक्वेंस। और इम्पेरेटिव पैराडाइम की आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने साथ लिख दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच है। द डैश स्टार्ट विद द फाइंडिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन एक्सप्रेस दैट एल्गोरिथम एज सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। ये भी इम्पेरेटिव पैराडाइम है।
स्टेटमेंट ही इसमें से ज़्यादातर थी आपकी, तो इनको बस पास करके आप लोग अच्छे से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड फंक्शनल पैराडाइम, ये मेन चीज़ आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। 2-3 MCQs सिर्फ इसमें से लाजमी आ सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडाइम। अब आपके पास ये आपने देखना है कि पैराडाइम जो है वो आपके पास फंक्शनल होता है, डिक्लेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, और इसमें एक और आता है ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी लैंग्वेज किस पैराडाइम के साथ रिलेट कर रही है। अब आपने ये याद रखना है कि जो लिस्प यानी LISP, लिस्प, ML स्कीम, ये दोनों लैंग्वेज किससे रिलेट कर रही हैं? फंक्शनल पैराडाइम से। अब इस MCQ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो लिस्प है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो फंक्शनल पैराडाइम से रिलेट कर रही है, वो लिस्प है। और लिस्प के अलावा ML स्कीम लैंग्वेज जो है ये भी फंक्शनल पैराडाइम से रिलेट कर रही है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये आपको लाजमी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। स्मॉल टॉक, C++, जावा एंड C# लैंग्वेज आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती हैं? स्मॉल टॉक है, C++ है, जावा है एंड C# है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। पैथॉन, ADA, Fortran, APL, COBOL, ALGOL, Pascal, these languages are related to imperative paradigm। ठीक हो गया, आपको मैंने सब बता दिए हैं, बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। लास्ट जो है वो आपके GPSS, प्रोलॉग, SQL, ये तीनों लैंग्वेजेस किससे रिलेटेड हैं? ये डिक्लेरेटिव पैराडाइम से हैं, ठीक है। पैराडाइम मैंने आपको बताया, फंक्शनल पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव। अब इन चारों के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो रिलेट कर रही हैं, वो ये तमाम मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इनको अच्छे से वीडियो पास करके ध्यान से आप लोग जो है वो इनको देख लीजिए, ठीक है। और हैंड आउट्स अगर रीड कर ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। हैंड आउट्स पे इसका प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने तमाम प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 113, डिक्लेरेटिव पैराडाइम। द इम्पेरेटिव पैराडाइम इज द डिक्लेरेटिव पैराडाइम विच ask a programmer to describe the problem to be solved rather than an algorithm to be followed। ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये एज इट इज़ ही पास्ट में भी आई हुई है, ठीक है। अ डैश पैराडाइम सिस्टम अप्लाइज प्री एस्टैब्लिश्ड जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू इट। तो कौन सा पैराडाइम है? डिक्लेरेटिव पैराडाइम सिस्टम है, अप्लाइज प्री एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पे ये पास्ट में आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि ये जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम है ये किस पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जनरल पर्पस प्रॉब्लम्स के लिए, ये चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं MCQs। A dash developing precise statement of the problem rather than describing an algorithm for solving the problem। ये हो गई a programmer developing precise statement। A weather forecaster programmer does not need to develop an algorithm for forecasting the weather, just need to enter current weather status। ये स्टेटमेंट है, इस मॉड्यूल में भी आपके स्टेटमेंट ही। एक्चुअली ये काफ़ी ट्रिकी से मॉड्यूल्स थे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इनको इजी वे में आपको प्रोवाइड करूं ताकि आपको समझ आ जाए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। अ वेदर फोरकास्टर या प्रोग्रामर कोई भी डज नॉट, इसको जो है वो ज़रूरत नहीं होती एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए, एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए। किस चीज़ के लिए? फोरकास्टिंग के लिए, यानी कि वेदर के लिए ना। इस जस्ट करंट वेदर स्टेटस की ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट है, मे भी कुछ MCQ इसमें से कॉन्सेप्चुअल बना के दे दे। लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? लॉजिक प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम विच इज़ लार्जली बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक, या लॉजिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लीजिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कीजिए ताकि ये फाइल आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट मॉड्यूल है 114, फंक्शनल पैराडाइम। अंडर डैश पैराडाइम अ प्रोग्राम इज व्यूड एज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। ये हो गए फंक्शनल पैराडाइम की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज अ पैराडाइम of building computer programs using expressions and functions without mitoting state and data। ये हो गया फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर डैश पैराडाइम प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स यूनिट्स। मेन चीज़ ये याद रखने वाली है, और ये क्या है? फंक्शनल है।
यानी फंक्शनल पैराडाइम, और ये पास्ट में आई हुई है, ठीक है। पास्ट में इस तरह है कि डैश पैराडाइम प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स। आगे आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से फिर आपने फंक्शनल जो है वो सेलेक्ट करना है। अ फंक्शन फॉर बैलेंसिंग योर चेक बुक कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सिंपल फंक्शंस कार्ड। ये स्टेटमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। फाइंड सम एक्सेप्ट अ फंक्शन फॉर बैलेंसिंग योर चेक बुक, अपनी यानी चेक बुक को बैलेंसिंग करने के लिए फंक्शन को कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सिंपल फंक्शंस, 2 सिंपल फंक्शंस में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फंक्शंस कौन से हैं? फाइंड सम है। फाइंड सम में क्या होता है? एक्सेप्ट वैल्यू एज इट्स इनपुट, यानी कि ये वैल्यू को एक्सेप्ट करता है इनपुट की तरह से, एंड प्रोड्यूसेस द सम ऑफ दोज वैल्यूज एज इट्स आउटपुट, और जो वैल्यूज ये इनपुट के जरिए लेता है उसी का सम जो है वो आउटपुट के जरिए देता है। अदर कार्ड नेक्स्ट कौन सा है? फाइंड डिफरेंस है, और इसमें क्या होता है? एक्सेप्ट 2 इनपुट्स। फाइंड डिफरेंस में ये 2 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है एंड कंप्यूट्स देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस बताता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास्ट क्विजेस की तरफ। डिक्लेरेटिव पैराडाइम सिस्टम इज डिजाइंड फॉर, ये देखिए ये आया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है, जनरल पर्पस, ठीक है। ये मॉड्यूल नंबर 113 में से है। डिक्लेरेटिव पैराडाइम सिस्टम जो है वो जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्ड लैंग्वेज जनरेशन डिड नॉट रेफर टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर मशीन, ये भी हमने ऊपर देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ये इस तरह से, वो जो लास्ट मैंने आपको एमसीक्यूज जिसमें लैंग्वेजेस बताई हैं इस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, स्मॉल टॉक है। रेफरेंस मैंने दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मॉड्यूल नंबर 112 में से है। In Dash paradigm, task of programmer is to develop a precise problem statement rather than designing an algorithm or solving a problem. Declarative paradigm, ये भी एज इट इज़ हमने अभी देखी है, 113 मॉड्यूल में से है। इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस, कंपाइलर डिजाइनर्स ऑफर प्रोवाइड फीचर्स कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड लैंग्वेज एक्सटेंशन। डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं है? जावा भी है, सी हैश भी है, C++ भी है, HTML जो है वो नहीं है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।